किसी ने 100 नंबर पे कॉल करके सूचना दी कि एक अज्ञात लाश देखी गई है, जो कि रोड के किनारे ही पड़ी हुई थी। पुलिस आती है। उसके बाद तलाशी के बाद मालूम पड़ता है कि जो आईडी कार्ड उसके पास से बरामद हुआ, उससे मालूम पड़ा कि मृतक का नाम अखिल कुमार है, जो कि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के ही बरई पार्क का रहने वाला है। फिर परिजनों से पुलिस वाले मुलाकात करते हैं। फिर परिजन बताते हैं कि इस बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है कि वो जो क्यों गया था वहां पे, जौनपुर सिटी में क्यों गया था। फिर सीडीआर के माध्यम से मालूम पड़ता है पुलिस वालों को कि अखिल अभी कुछ दिनों से लगातार एक दूसरे नंबर के संपर्क में था, जो कि मछली शहर क्षेत्र में एक गांव की किसी लड़की का नंबर था। उस लड़की का नाम था प्रज्ञा। प्रज्ञा की एज होगी 21 साल, और जो मृतक है अखिल, उसकी एज होगी 23 साल। फिर पुलिस आती है प्रज्ञा के घर पे गांव में। वहां उन्हें मालूम पड़ता है कि 2 दिन से लड़की लापता है। फिर पूछताछ में ये भी मालूम पड़ता है कि लड़की के साथ साथ गांव का ही एक लड़का है, जिसका नाम है उपलेंदर उर्फ प्रिंसो। ये भी लापता है 2 दिन से। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता क्या है गुत्थी। इन पुलिस अपनी जांच जो है आगे बढ़ाती है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव था, काफी परिजनों का दबाव था कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। फिर सीडीआर से मालूम पड़ता है कि जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा की बात उपेंद्र से भी लगातार होती रहती थी। फिर उपेंद्र जो है उसका भी सीडीआर चेक किया जाता है। लास्ट लोकेशन लखनऊ चारबाग दिखाता है। चारबाग रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बराबर में ही चारबाग जो है वहां पे दिखता है। उसके बाद पुलिस, जौनपुर पुलिस जो थी, उन्होंने इसकी सूचना वहां चारबाग पुलिस को दिया, और एक रूटीन चेकिंग के दौरान एक वहां पे एक लॉज है, मनोरमा लॉज, लखनऊ चारबाग। वहां पे एक रूटीन चेकिंग के दौरान प्रज्ञा दोनों वहां मिल जाते हैं। फिर इनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो ये इधर उधर की बातें करते हैं, फिर इनको अलग अलग ले जाया जाता है और विशिष्ट पूछताछ की जाती है इनके साथ, उपलेंदर के साथ। तो पहले तो इधर उधर की बातें करता है, बाद में जब विशेष श्रेणी की पूछताछ की जाती है इससे, फिर ये टूटता है। फिर ये दोनों तोते की तरह अपनी पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हालिया है और रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक गांव है अमराई। इस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम उपलेंदर उर्फ प्रिंसू होता है। उपलेंदर का संबंध गांव के ही एक लड़की जिसका नाम प्रज्ञा से हो जाता है।
धीरे धीरे इनका जो संबंध है वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है और ये लोग साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। धीरे धीरे गांव में, आपको पता ही है दोस्तों, गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी, क्योंकि जो गांव का जो खुफिया तंत्र है उसका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। प्रिंसू और प्रज्ञा की फैमिली में एक दूसरे क्या से अच्छा रिश्ता था, जैसे कि होता है गांव में भाईचारा एक होता है आपस में, उस तरह से रिश्ता था इनका। तो बात फैलते फैलते प्रज्ञा के माँ बाप तक पास पहुंच जाती है। जो प्रज्ञा की माँ होती है उन तक बात पहुंच जाती है कि ऐसी ऐसी बात, अफवाहें उड़ रही है गांव में। तो ये लोग अपना इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि लोग बातें बना रहे हैं, लोगों का तो काम ही है कहना, बातें बनाना। तो ये इसको इग्नोर करके कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, और इग्नोर करके बात आई गई हो गई। लेकिन उसी वक्त इनके दिमाग में फिर ये बात आ जाती है कि अब बच्ची बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं कहीं देख के अच्छी जगह। तो ये लोग सोचते हैं ठीक है, लड़की के माँ बाप जो है प्रज्ञा के। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है इनका, और उसके बाद जो प्रिंसू है, प्रिंसू के बुआ का लड़का, यानी कि प्रिंसू जो प्रज्ञा का लवर है उसके बुआ का लड़का होता है, वो आता है अपने मामा के घर, यानी प्रिंसू के घर आता है, जिसका नाम रहता है अखिल। अखिल काफी दिन बाद अपने मामा के घर आता है, तो काफी पहले से बदल चुका था, और उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मछली शहर, यहाँ पे इस ब्रांच में इसकी जॉब लग जाती, नियुक्ति हो जाती है इसकी। और ये ज्वाइन करता नहीं है, ज्वाइन करने वाला होता है, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही इसकी ज्वाइनिंग होती है, होने वाली होती है, जॉब लग जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है इसका। फिर ये उसी बीच अपने मामा के घर आता है घूमने के लिए। तो उसी बीच क्या होता है कि जो लड़की की माँ है, प्रज्ञा की माँ, सॉरी, प्रज्ञा की जो माँ है, इनकी नज़रों में आता है वो, उनको मालूम पड़ता है, क्योंकि गांव में तो एक दूसरे को लोग जानते ही हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा है। तो उनको ये लड़का अपनी बेटी के लिए सही समझ में आता है कि हाँ ये लड़का सही है लड़की के लिए हमारे, उनको पसंद कर लेते हैं ये लोग। बात चलाते हैं अपने घर में, चर्चा अपने मतलब पति। प्रज्ञा के घर पे इस बात की चर्चा होती है, तो सबसे पहले वो प्रिंसू को फोन करके बताती है इस बारे में कि घर पे ऐसे ऐसे बात चल रही है मेरी और अखिल की शादी के बारे में। प्रिंसू बोलता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रज्ञा बोलती है हाँ कुछ करो, मैं तुम्हारा बिना नहीं रह सकती हूँ। प्रज्ञा बोलती है हाँ कुछ तो करना ही होगा प्रिंसू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उधर प्रज्ञा के पापा ने अखिल के घर वालों से बात कर लिया, बात बढ़ने लगी धीरे धीरे, शादी की बात दोनों साइड से बात होने लगी, लेन देन कैसे क्या है जो भी होता है गांव में। अखिल को भी प्रज्ञा पसंद थी, क्योंकि प्रज्ञा दिखने में ठीक ठाक थी वैसे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, और बात बढ़ते बढ़ते 2023 मार्च, ये बात प्रिंसू को प्रज्ञा ने बताया कि बात बढ़ रही है, अब जल्दी से कुछ करो, नहीं तो फिर शादी होके ही रहेगी। प्रिंसू ये बात सुन के बहुत उदास हुआ और काफी सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि दोनों काफी आगे बढ़ चुके थे।
जो उनका रिलेशनशिप था काफ़ी आगे बढ़ चुका था और दोनों ने ये सोच लिया था कि एक दूसरे के बिना नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए साथ में ही रहना है। फिर इसको आप नादानी समझिए या प्यार समझिए, जो भी समझिए, लेकिन दोनों सीरियस थे सब मिला के। फिर प्रिंसू बोलता है चलो भाग चलते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि ऐसे कैसे भाग जाएंगे, भाग के जाएंगे कहाँ, ना तो वहाँ फिर हमारा कहीं ठिकाना है, ना तुम्हारे पास कोई जॉब है, ना हमारे पास इतनी सेविंग्स हैं, पैसे हैं कि हम जाके कहीं अपना अपना गुजारा कर लेंगे। फिर प्रिंसू सोचता है काफी टाइम तक कि क्या किया जाए। अचानक उसको कुछ सोचता है, कोई उपाय मतलब उसके दिमाग में आता है। फिर उसने प्रज्ञा को बताई वो बात और उन्होंने योजना बनाई। उसने कहा कि अखिल तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे बात करो। प्रज्ञा बोली ये क्या कह रहे हो तुम, बात करना चाहता है बात करो, मतलब क्या करना चाहते हो। फिर प्रिंसू बोला हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम उससे बात करो, वो अगर बात करना चाहता है उससे बात करो, देखो क्या बात करता है वो। बोले ठीक है। बोले भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, उससे बात करो। बोले ठीक है। फिर अखिल को अखिल का फिर अखिल की और इनकी बात होती है, फोन के थ्रू बात होती है। बात धीरे धीरे जान पहचान तो थी पहले, एक ही उनका मामा गांव के थे, आना जाना तो था ही। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, बात बढ़ते बढ़ते ऐसे एक दूसरे की पसंद नापसंद ये सब चलने लगा। और उधर प्रज्ञा सारी बातें जो भी बातें होती प्रिंसिप को अपडेट करती रहती थी कि आज ये हुआ आज वो हुआ। फिर बोला ठीक है मुझे अपडेट करते रहना क्या बात हो रही है। एक दिन ऐसे करते करते प्रिंसू ने उसको अगला स्टेप बताया। बोला कि तुम बात करते करते उसको बोलो कि मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ, डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना चाहता हूँ, ऑनलाइन कोर्स है। अब तो शादी होने ही वाली है, अगर आप कहो तो फिर ये कोर्स कर लूँ मैं। तो उसने ऐसे ही उसको कहा कि भाई उस ऐसे ऐसे है कोर्स के बारे में। बोला फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, ऑनलाइन होता है और उसकी फीस करीब 1.5 लाख के आसपास होगी 1 साल की। तो उस बोला ठीक है मान गया। बोला लेकिन ये बात मेरे घर वाले मना कर रहे हैं और अगर आप कहो तो कर लेती हूँ, मेरे मम्मी पापा तो मना कर रहे हैं, अगर आप कहोगे तो करूँगी। तो बोला ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल प्रज्ञा और प्रिंसू के रिश्तों से अनजान था। उसे इस बात की जरा सा भी भनक नहीं था कि ये लोग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं मेरे खिलाफ। बोला फिर ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है, अगर करना ही चाहती हो तुम्हारी इच्छा ही है करने की, करो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बोली कि एक दिक्कत है। बोली क्या दिक्कत है बताओ। बोली अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मैं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कर नहीं सकती हूँ। उसका सपोर्ट से उसका मतलब था पैसों का। तो बोला कि नहीं इसके लिए तो मुझे अपने घर पे बात करनी पड़ेगी, अब इतना बड़ा अमाउंट है तो। उसके लिए तो बड़ा अमाउंट था क्योंकि वो जॉबलेस आदमी था, जॉब तो लग गई थी, अभी ज्वाइन नहीं किया था उसने, नेक्स्ट मंथ से उसकी ज्वाइनिंग थी। तो बोला इसके लिए कैसे होगा बिना घर पे बात किए, इतना पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर सकता हूँ। वो बोली अब देख लो, अगर कोई और तरीका हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। उसने वही इमोशनल कार्ड खेला अपना। अखिल बोला कि नहीं ठीक है मैं सोचता हूँ कुछ। फिर काफी सोचा, फिर उसको एक आइडिया आया। उसने बोला कि मेरा एक और दोस्त है, वो बैंक में ही जॉब करता है,
तो पहले से कर रहा है, कुछ मैं उससे ले लेता हूँ पैसे, कुछ मेरे पास है, फिर हो जाएगा जुगाड़। बोला ठीक है, देख लो कैसे करना है। फिर उसने लगभग एक हफ्ते में पैसों का अरेंजमेंट कर दिया। अपने दोस्त से कुछ लेके, कुछ उसके पास था, तो लगभग 1.5 लाख रुपए का जुगाड़ उसने कर दिया। फिर उसने ये बात प्रज्ञा को बताई कि पैसों का जुगाड़ हो गया है, क्या करना है, कैसे करना है बताओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ कि वो कैसे करना है। फिर उपलेंदर और प्रज्ञा, इन्होंने अगला स्टेप प्लान किया आपस में। फिर इन्होंने इनके गांव से 20 किलोमीटर दूर जौनपुर में ही एक माता जी पड़ती है, वहां पे मंदिर है वहां पे माता जी का, चौकिया देवी। चौकिया देवी, हाँ चौकिया देवी पड़ती है वहां पे। फिर ये प्लान करते हैं। प्रज्ञा बोलती है कि घर पे आओगे तो घर पे तो मिल नहीं पाएंगे, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, ऐसे मिलना भी सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बोला हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। बोला कहीं बाहर मिल लेते हैं। बोला कैसे। तो बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रिंसू को लेके आती हूँ। प्रिंसू भैया बोला उस टाइम में उसने, प्रिंसू भैया को लेके आती हूँ, क्योंकि गाँव गई तो गाँव में तो भैया ही बोलते हैं वैसे। तो बोली प्रिंसू भैया को लेके मैं आती हूँ। चौकिया देवी भी मिलते हैं हम लोग वहाँ पे। वहाँ पे काफी जगह भी है, और वहाँ पे कोई जान पहचान का भी नहीं रहेगा, वहाँ पे बैठ के बात बात भी कर लेंगे अपना। तो अकील भी सही लगा ये आइडिया उसको भी। बोला हाँ सही कह रही हो तुम, वहीं मिलते हैं चौकिया देवी। फिर ये लोग प्लान करते हैं। प्रिंसू अखिल ने भी प्रिंसू को बोला फोन करके कि तुम लेके आ जाओ, कुछ काम है मुझे। बोला ठीक है। फिर ये लोग पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं, प्रिंसू और प्रज्ञा। चौकिया देवी मंदिर जाते हैं लोग। तो मंदिर के पास में ही वहां पे बैठने की जगह है, पार्क जैसा कुछ है शायद वहां पे। तो मंदिर के पास में ही ये लोग कहीं जगह देख के वहां मिलते हैं। एक छोटी सी दुकान रहती है वहां पे, रेस्टोरेंट की, वहां मिलते हैं ये लोग। फिर मिलने के बाद इनकी बात बात होती रहे। फिर वो पैसे देता है इनको, एक लिफाफा में पैसे देता है। बोलता है ये लो, रख लो अपना, और एडमिशन करा देना। उसके बाद फिर ये लोग बातें करते रहते हैं। तब तक उपलेंदर पूछता है कि आप लोग कुछ अगर खाओ तो ले आता हूँ खाने पीने के लिए। फिर प्रज्ञा बोलती है भैया फ्रूटी ले आना अगर मिल जाए तो बोले ठीक है। उपलेंदर जाता है बाहर, बोले यहाँ पे फ्रूटी यहाँ पे तो है नहीं, बाहर से लेके आता हूँ। बाहर गया और 2 फ्रूटी की पैकेट लिया उसने। और एक फ्रूटी की पैकेट में एक बुटैक्स कीटनाशक दवा आती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो पशुओं को नहलाने के लिए उनके ऊपर जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं उनको, उनसे बचाने के लिए जो यूज में आता है। उसकी पूरी 1 सीसी उसको उसमें डाल देता है एक साथ। डालने के बाद ले आके जो बुटैक्स वाली फ्रूटी होती है वो दे देता है अखिल को, और दूसरी कब प्रज्ञा को। उसके बाद ये लोग फ्रूटी पीता है, वो एक दो थोड़ा सा टेस्ट उसको अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर पी जाता है पूरा, क्योंकि पूरा पीने के बाद में बोलते चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं एक बार। ये लोग बाहर जैसे ही निकलते हैं घूमते घूमते, वो अखिल को थोड़ा चक्कर सा आता है, वो वहीं बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है ये दोनों अनजान बन जाते हैं, कि जैसे जानते ही नहीं हो कि ये कौन है क्या है।
ये इधर उधर खिस निकल जाते हैं थोड़ी सी दूरी पे। उसके बाद जैसे ही वो बैठता है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, अखिल के मुंह से, और वहीं गिर जाता है। फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ पूरी आ जाती है, क्या हुआ क्या हुआ। वो भीड़ आती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। ये लोग वहां से निकल के सीधा आते हैं अ, जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहां पे आते हैं। वहां पे आने के बाद ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ के सीधा लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ इंटरसिटी करके ट्रेन है, उस ट्रेन से लखनऊ पहुंचते हैं। फिर आगे की कहानी आपको पता ही है।